Students, today we will start chapter number 8, Cell Structures and Functions. Students, इस चैप्टर के बारे में आप अगले स्टैंडर्ड में मतलब स्टैंडर्ड 9 में भी पढ़ोगे, राइट? तो चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो हमारे शरीर के अंदर हम अलग अलग वर्क करते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग ऑर्गन से वो अलग अलग टाइप्स के फंक्शन करते हैं। तो काम करने के लिए जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को, उस चीज़ों को बोला जाता है सेल, जो कि सबसे छोटे से छोटा यूनिट होता है हर एक ऑर्गन का, जिससे कि हर एक ऑर्गन वो बने होते हैं। So you will learn about the basic structure unit of an organ, which is the cell. तो सेल क्या है? तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, और जिसको हम बोलते हैं सेल। Cell may be compared to bricks. Bricks are assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make a body of every organism. जिस तरह से छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर हम एक बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसी तरह से सेल्स को बहुत सारे सेल्स जुड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो जिस तरह से बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स है, उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए सेल्स है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी? तो रॉबर्ट हुक ने इन 1665 ऑब्जर्व्ड स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कॉर्क इज पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। तो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने ट्री की छोटी सी बार्क लेकर के और मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे उसे रखा और उसको ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लेकर के ऑब्जर्व किया गया। ही नोटिस्ड पार्टीशन्ड बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। उसके अंदर उसे छोटे छोटे पार्टीशंस या फिर बोल सकते हैं बॉक्सेस उसे दिखाई दिए। दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम्ब। तो जो बॉक्सेस थे वो रॉबर्ट हुक को कैसे लगे? तो हनीकॉम्ब के जैसे, जैसे कोई हनीकॉम्ब होता है वैसे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं। He also noticed that one box was separated from other by a wall or partition. हर एक बॉक्स है वो एक दूसरे से अलग था, उसके बीच में वॉल थी। वो coined the term cell for each box, और वो हर एक बॉक्स को उन्होंने क्या नाम दिया? तो उन्हें नाम दिया उसने सेल। What Hooke observed as box or cells in the cork was actually dead cells. तो ये जो सेल्स थे वो डेड सेल्स थे एक्चुअली। Cells of living organisms could be observed only after a discovery of improved microscopes. तो जो एक्चुअली जो लिविंग सेल्स है उनको तभी देखा जा सका जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स, जो अच्छे माइक्रोस्कोप्स आ गए, उसके बाद उन्हें देखा जा सका। Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के 150 साल के बाद सेल्स के बारे में ज़्यादा जाना जा सका। टुडे we know a lot about the cell structure and its function because of the improved microscope having high magnification. अभी हमारे पास अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप्स है जिनके अंदर अच्छा मैग्निफिकेशन है, तो उसकी वजह से हम सेल से उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। The cell, both bricks in the building and cell in the living organism are basic structural units. तो कोई बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक्स है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है, उसी तरह से बॉडी के अंदर, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। They have different designs, shapes and sizes. Similarly, the living world organisms differ from each other, but they are made up of cells. जिस तरह से सभी ब्रिक्स मतलब ईंट सेम होती है बट उससे अलग अलग बिल्डिंग्स बनती है, उसी तरह से हम इंसान भले दिखने में या सारे एनिमल्स जो दिखने में अलग अलग है बट सभी बने होते हैं सेल से। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। लेकिन ब्रिक्स को समझना बहुत ईजी है, वो एकदम सिंपल है, बट जो हमारे सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कंपैरिजन दिखाया गया। ये एक ब्रिक वॉल है और ये ऑनियन
अनियन के अंदर पील करने के बाद उसके जो सेल्स होते हैं ये उसका फोटोग्राफ है। तो दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज वो देख सकते हैं। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जो हैन, कोई भी हैन है उसका जो एग होता है वो एग भी एक सिंगल सेल होता है और वो कुछ काफ़ी बड़ा सेल होता है जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं विदाउट एनी माइक्रोस्कोप। सो ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, उसके सेल के नंबर अलग अलग होते हैं, उनके शेप अलग अलग होते हैं, उनकी साइज अलग अलग होती है। अभी मैं एक एक करके एग्जांपल्स देखते जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं। The first number of cells. So can you guess the number of cells in tall tree or huge animals like the elephant? The number of runs into billions and trillions. तो कोई भी एनिमल, जैसे कि बड़ा एनिमल एलिफेंट है या कोई बहुत ही ऊंचा ट्री है, उसके अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसके अंदर होते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेराई इन साइज एंड शेप्स। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो अलग अलग साइज और शेप के होते हैं और हर एक सेल है वो अलग अलग टाइप के काम करते हैं। अ बिलियन इज 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। ओके, ये बिलियन और ट्रिलियन का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे हमें बताया गया है। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर organisms, and the number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organisms। जो ऐसे organisms हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन सभी को मल्टी सेल्यूलर organisms बोलते हैं। You will be surprised to note that there are organisms with billions of cells begin life as a single cell which is fertilized egg। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर या फिर अलग अलग बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन जब उनका बोर्न होता है तब सबसे पहले वो सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल होते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें से सेल्स के नंबर है वो बढ़ते हैं उनके डेवलपमेंट के बाद। यहाँ फिगर में हमें दो कुछ ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिसे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अमीबा एंड पैरामीसिन। ये पहली फिगर है वो अमीबा की है और ये जो दूसरी फिगर दी गई है वो हमें दी गई है पैरामीसिन। A single cell organism performs all the necessary functions that multicellular organism performs। तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, इसलिए सिर्फ वो एक सेल ही पूरे उसकी बॉडी का काम करता है। जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास अलग अलग सेल होते हैं उनके सभी अलग अलग कामों को करने के लिए। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के काम क्या क्या होते हैं? तो कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पिरेशन, एक्सट्रैक्शन, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ये सारे फंक्शंस है वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं, बट जो बेसिक फंक्शन है जो उसे जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो सारे फंक्शंस वो करते हैं। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। और हमारे अंदर ये जो काम है करने के लिए अलग अलग बहुत सारे सेल्स होते हैं अलग अलग काम करने के लिए जो मिलकर के काम करते हैं, जबकि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल ये सभी काम करते हैं। सेकंड, शेप ऑफ सेल्स इन फिगर 8.3a। तो देखते हैं फिगर 8.3a। मतलब ये अमीबा, राइट। तो ये अमीबा का जो शेप है वो इरेगुलर शेप होता है। अमीबा जैसा भी चाहे वैसा शेप है वो ले सकता है। So how do you define the shape of amoeba in the figure? You may say that the shape appears irregular. In fact, amoeba has no definite shape. Amoeba का कोई fixed shape नहीं है। It keeps on changing its shape. Observe the projection of varying lengths protein of the body. These are called pseudopodia, मतलब कि false feet। उसके शरीर के बाहर के जो पार्ट्स देख रहे हैं उसे हम pseudopodia कहते हैं, मतलब कि false feet, मतलब कि नकली पैर। एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, और ये हमने क्लास 7 के अंदर भी पढ़ा था। अ वाइट ब्लड सेल मीन्स कि WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल
विच कैन चेंज इट्स शेप। तो WBC है वो भी अपने शेप चेंज कर सकते हैं। While WC is a cell, amoeba is full-fledged organism capable of independent existence. बट जो WBC है वो सिर्फ एक सेल है, जबकि अमीबा है वो तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है अलग, जो अपनी तरह से जी सकता है। What shape would you expect in organism with millions of cells? Figure 8.4 ABC shows different cells such as blood, muscle and nerve cells of human beings. The different shapes are related to the specific function. यहाँ पे हम फिगर के अंदर अलग अलग सेल्स दिए गए हैं जिनका अलग अलग शेप है, राइट। तो ये सारे से जो भी सेल है ये सभी अलग अलग मिलियंस सेल मिल करके बने होते हैं जिनका शेप भी बिल्कुल ही अलग अलग होता है। Generally, cells are round, spherical, or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branch like nerve cell or neurons. तो ज़्यादातर सेल्स है वो इस तरह से राउंड या फिर कुछ कुछ दोनों साइड पॉइंटी और कुछ इस तरह से लॉन्ग वाले सेल्स भी होते हैं। The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. जो न्यूरॉन सेल्स है, नर्व सेल्स है, वो एक दूसरी जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसफर करते हैं और बॉडी के अंदर सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं, जो आप 9th में और 10th के अंदर भी पढ़ोगे। Next, size of cell. The size of cells in living organisms may be as small as millions of the meter or may be as large as few centimeters. However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. तो सेल से बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं, मतलब 1 मीटर का मिलियन पार्ट, मतलब कि जिसे हम माइक्रोन भी बोलते हैं या फिर माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, या फिर वो कुछ सेंटीमीटर जितने बड़े सेल्स भी हो सकते हैं। बट जो ज़्यादातर सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, मतलब कि हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप ज़रूरी है। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। और सबसे बड़ा सेल है वो 170 मिलीमीटर क्रॉस 130 मिलीमीटर होता है, जो कि एग है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच जो पक्षी है उसका जो एग होता है वो इस साइज का होता है, और क्योंकि वो सिंगल सेल है। ओके, नेक्स्ट अभी हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर से, राइट। आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। जितना हमने पढ़ा है उतना टेक्स्ट बुक में से आप लोग एक बार रीड कर लो, फिर अगले लेक्चर में आगे से कंटिन्यू करेंगे।